किस्मत उसके खुद के हाथों में है। हम अपना लक खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन ये तब होगा जब हम खुद अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेंगे। आपके सामने चाहे कोई भी सिचुएशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसे फेस कीजिए और डटकर मुकाबला कीजिए। फिर चाहे आपको अपने लिए आवाज उठानी पड़े, मेहनत करनी पड़े या खुद से ही पहल करनी पड़े। और जिम्मेदारी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है साहस, यानी कि करेज। यही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। एक इंडिविजुअल के तौर पर हमारे अपने डर, अपने डाउट्स होते हैं। ये सबके साथ होता है। डर और डाउट्स को हम अपनी लाइफ से पूरी तरह हटा तो नहीं सकते, पर हाँ, उन्हें कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं, ताकि वो हमारे सपनों और गोल्स के आड़े ना आए। अपने अंदर करेज यानी हिम्मत लाकर हम अपने मन का हर शक दूर करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर का डर खत्म हो गया, बल्कि ये एबिलिटी है जो हमें डर के बावजूद एक्शंस लेने के लिए एनकरेज करती है। करेजियस होने का मतलब है कि हम इस बात को बखूबी समझते हैं कि हमारे गोल्स और सपनों की कीमत हमारे मन के डर से कहीं ज्यादा है। हिम्मत दिखाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कई बार हम पब्लिक में इसे एक्सप्रेस करते हैं, और कई बार हम अपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, पर टूटते नहीं। रेबा मैकइंटायर एक 20 साल की लड़की है। वो बचपन से ही स्टार बनने का सपना देखती आई थी। जब वो बड़ी हुई तो उसने सिंगिंग कॉन्टेस्ट में जाना शुरू किया, जहां वो अपने भाई बहनों के साथ मिलकर परफॉर्म करती थी। रेबा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। इसके अलावा वो फेमस अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर डॉली पार्टन की बहुत बड़ी फैन थी। रेबा ने पहली बार 1967 में डॉली का गाना सुना था, और तभी से वो डॉली की फैन हो गई थी। तब से लेकर रेबा डॉली के लगभग सारे गाने गा चुकी थी। यही नहीं, वो हूबहू डॉली जैसा गाने की कोशिश करती थी। 17 सितंबर 1977 की बात थी। नैशविले में रेबा को डॉली के 2 गाने गाने थे, लेकिन डॉली के अचानक वहां आने की वजह से रेबा सिर्फ एक ही गाना गा पाई। पर रेबा को इस बात का जरा भी दुख नहीं था, बल्कि वो तो डॉली को देखकर इतनी एक्साइटेड थी कि उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। आखिरकार उसकी फेवरेट सिंगर डॉली उसके सामने जो थी, जिसे रेबा अपना हीरो मानती थी। रेबा डॉली को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करती थी। उसे डॉली के बारे में सब कुछ पता था, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, यहाँ तक कि उसे यह भी पता था कि डॉली गिटार कैसे बजाती है। यानी एक लंबे समय तक रेबा डॉली की डुप्लीकेट लाइफ जीने की कोशिश करती रही। पर फिर जल्द ही आखिरकार रेबा को यह एहसास हो ही गया कि वो दूसरी डॉली बनके अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अगर उसे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसे अपनी खुद की पहचान बनानी होगी। किसी और की नकली पहचान के बूते पर वो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाएगी। रेबा को याद आया कि स्कूल के दिनों में उसे डॉली की नकल करते देख रेबा की मां कहा करती थी कि डॉली पार्टन सिर्फ एक है, तुम उसके जैसी नहीं बन सकती, इसलिए खुद का स्टाइल बनाओ और खुद की आवाज में गाओ। और रेबा समझ गई कि उसकी मां ठीक कहती है। उसे अपना खुद का एक स्टाइल बनाना पड़ेगा और अपनी असली आवाज दुनिया तक पहुंचानी होगी। हालांकि ये रेबा के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत के साथ धीरे धीरे डॉली की इमेज से बाहर आने की कोशिश की। लाख चाहने के बावजूद वो डॉली के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं आ पा रही थी, खासकर डॉली की ड्रेसिंग स्टाइल से। यहाँ तक कि डॉली के डिजाइनर को बोलकर अपने लिए भी वही सेम ड्रेस बनवाती थी जो डॉली पहनती थी, लेकिन इससे भी कुछ काम नहीं बना। रेबा को कहीं न कहीं यह मालूम था कि वो डॉली नहीं है और ना ही बन सकती है। डॉली की पर्सनैलिटी उस पर इस कदर हावी थी कि वो खुद की पहचान भूल गई। कई सालों तक कोशिश करने के बाद रेबा को फाइनली अपना स्टाइल मिल गया। अब कोई उसे आकर ये नहीं बोलता था कि उसे क्या और कैसा पहनना चाहिए। वो जब अपने स्टाइल में तैयार होकर लोगों से कॉन्फिडेंटली मिलती थी तो उसे पता चल जाता कि वो जैसी है वैसे ही परफेक्ट है। उसे किसी और के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। अब रेबा का अपना एक स्टाइल बन गया था, जिसे उसने एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल दिया। उसका अपना क्लोथिंग लाइन। अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर रेबा ने न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेस भी खड़ा किया।
इस स्टोरी में यह आसानी से देखा जा सकता है कि रेबा पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से डरती थी। उसे डॉली की नकल करने की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि वो खुद का स्टाइल बनाने से डर रही थी। उसे लगा कि उसे कोई पसंद नहीं करेगा और वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी। पर जब उसने हिम्मत दिखाई तो उसका हर डाउट जाता रहा। रेबा ने फाइनली खुद की असलियत को पहचान कर उसे सराहा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जो कभी किसी और के शैडो में अपनी पहचान खो चुकी थी, वही रेबा आज अपनी असल पहचान के साथ एक कंफर्टेबल और सक्सेसफुल लाइफ जी रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, जो कि है डिसिप्लिन। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेने के लिए हमें बहुत डिसिप्लिन से रहने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या हैं। सबसे बढ़कर हमारे अंदर वो रेजिस्टेंस होना चाहिए कि हम अपने रास्ते की हर टेम्पटेशन को अवॉइड कर सकें। ये टेम्पटेशंस अक्सर वो चीजें होती हैं जिन्हें हम लाइफ में ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहते, पर ये इतनी टेम्पटिंग होती हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते। 1972 में जो पैटर्नो पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के हेड फुटबॉल कोच हुआ करते थे, इस पोजीशन में पूरे 7 साल रहते हुए उन्हें हमेशा यही लगा कि वो अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं। फिर एक दिन उन्हें बिल सल्वन का फोन आया, जो कि एक रिटायर्ड प्रेसिडेंट और न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स के प्रिंसिपल ओनर थे। सल्वन ने उन्हें अपनी टीम में कोच की जॉब ऑफर कर दी। पहले तो पैटर्नो ने सल्वन को बताया कि उन्हें ऑफर तो अच्छा लग रहा है, पर वो अपने स्कूल की फुटबॉल टीम नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जब सल्वन ने उन्हें 1.3 मिलियन का ऑफर दिया और साथ में ये भी कहा कि उन्हें फ्रेंचाइजी में पार्टनरशिप भी मिलेगी और साथ ही $1 मिलियन अलग से ऑफर साइन करने के लिए, तो पैटर्नो के मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। ये उनके लिए एक बेहद ही टेम्पटिंग ऑफर था जिसे रिजेक्ट करना बेवकूफी होती। उन्होंने जब अपनी वाइफ को ये बात बताई तो उसने पैटर्नो से सिर्फ यही कहा कि जो भी उनका फैसला होगा वो पूरे दिल से उन्हें सपोर्ट करेंगी। उस दिन रात के 2 बजे अचानक जब पैटर्नो की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ रॉकिंग चेयर पर बैठी है और रो रही है। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वो अपने पीछे क्या कुछ छोड़े जा रहे हैं। उन्हें अपना पुराना स्कूल याद आया, जहां वो पहली बार अपनी वाइफ से मिले थे। उनका वो घर जहां उनके बच्चे पैदा हुए थे, पले बड़े थे। उन्हें उनके स्टूडेंट्स, उनकी टीम को रिप्रेजेंट करने वाला वो मैस्कॉट और उनके अपने प्यारे फुटबॉल प्लेयर्स सभी याद आने लगे। उस एक पल में पैटर्नो को ये एहसास हुआ कि वो अपना परिवार, अपनी टीम और अपनी पूरी जिंदगी भर की पहचान को यूं अचानक छोड़कर नहीं जा सकते। बेशक चाहे इसके बदले उन्हें ढेर सारा पैसा ही क्यों ना मिले, बेशक उन्हें कोचिंग करना और गेम्स जीतना पसंद था, पर ये उस प्यार के सामने कुछ भी नहीं था जो उन्हें अपनी फुटबॉल टीम से था। अपनी टीम के साथ रहते हुए वो अपने प्लेयर्स को डिसिप्लिन होते हुए, एजुकेटेड होते हुए और इंडिविजुअल तौर पर ग्रो करते हुए देख सकते हैं। अपने दिल की गहराइयों में पैटर्नो इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि उनकी लाइफ के प्रिंसिपल्स और गोल इतने ऊंचे हैं कि उसके सामने बड़ी से बड़ी रकम भी कुछ नहीं है। आपकी लाइफ का चाहे कोई भी ड्रीम या पर्पस हो, अगर उसे अचीव करना है तो लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा। जब भी कोई फैसला लेना हो, अपनी प्रायोरिटीज और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज को हमेशा ध्यान में रखें। इससे होगा ये कि हम किसी भी टेम्पटेशन के जाल में नहीं फंसेंगे और ना ही बेकार की चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगी। क्योंकि अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो इंसान कभी अपने सपनों की मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। कोई न कोई चीज हमेशा उसे अपने लक्ष्य से भटकाती रहेगी। और इस तरह लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज और हर रोज छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर, छोटी छोटी ग्रेटनेस को अपनी जिंदगी में लाकर बड़ी ग्रेटनेस तक पहुंचने का रास्ता दिखाती हुई ये बुक समरी यहीं पर द एंड होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस किताब में जो अलग अलग लोगों की कहानियां पढ़ी और उनसे जो भी लेसन आपने लर्न किए, वो आप वक्त आने पर अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकेंगे, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी रही हो। बावजूद इसके उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स और अपनी लाइफ पर्पस पर बेस्ड एक्शन लिए और बेस्ट डिसीजन लिए। अब क्योंकि मर्जी आपकी है तो आप ही बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसी लाइफ जीनी है। आप अब तक अपनी लाइफ से खुश हैं या आप अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं? याद रहे कि हम सब के अंदर एक ग्रेटनेस छुपी हुई है जो हमें तब तक नजर नहीं आती जब तक कि हम उसे बाहर निकलने का मौका नहीं देते। तो अब जल्दी से बता दीजिए कि
कौन सी स्टोरी, कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? आपके की टेकअवेज इस समरी से